उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरोजपुर में सूरज की किरणें जब पुरानी टिन की छतों से टकराती तो शहर धीरे धीरे जागता। साक्षी की नींद उससे पहले ही खुल जाती थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले वह अपनी माँ के लिए चाय बनाती, फिर चुपचाप बैठकर पढ़ाई शुरू कर देती। उसका सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनना। साक्षी की माँ सरला देवी घर में ही सिलाई का काम करती थीं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने ही साक्षी और उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाई थी। हम गरीब जरूर हैं पर हिम्मत नहीं हारनी, सरला अक्सर कहा करती। माँ बेटी का रिश्ता और संघर्ष। एक सुबह की बात है, चाय पीते हुए माँ ने साक्षी से पूछा, बिटिया तेरा स्कूल का रिजल्ट कब है? माँ, अगले हफ्ते है, पर इस बार भी टॉप करूंगी, साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। सरला ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे सफल करे, तू पढ़ लिख कर अफसर बन जा, बस यही सपना है अब। घर के कोने में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, जिसे चलाते समय सरला की उंगलियां कांपने लगती थीं, पर फिर भी वे दिन रात कपड़े सिलती थीं ताकि साक्षी की किताबें और स्कूल की फीस भर सकें। स्कूल का माहौल और समाज की बातें। साक्षी के स्कूल में ज्यादातर लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं। कुछ की शादी हो जाती, कुछ को घर के काम में लगा दिया जाता। जब वह स्कूल जाती थी, कई औरतें फुसफुसाते हुए कहतीं, सरला की बेटी अब तक पढ़ रही है, अब तक शादी नहीं की। एक बार स्कूल से लौटते वक्त उसकी सहेली रचना ने पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है साक्षी, अफसर बनकर क्या करेगी? साक्षी ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूं मैं कर सकती हूं, और जब मैं बन जाऊंगी तब सब लड़कियों को दिखाऊंगी कि सपना देखना गलत नहीं है। रिजल्ट का दिन। रिजल्ट वाले दिन साक्षी की धड़कनें तेज थीं। पूरा स्कूल रिजल्ट बोर्ड के पास भीड़ लगाए खड़ा था। उसने जब अपना नाम देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कक्षा 12वीं की टॉपर साक्षी वर्मा 94.6%। पूरा स्टाफ तालियां बजा रहा था। प्रिंसिपल ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम हमारे स्कूल की शान हो साक्षी, तुम्हारे जैसे बच्चों से देश का भविष्य बनेगा। वह दौड़ती हुई घर आई और अपनी मां के गले लग गई। मां, मैंने कर दिखाया। सरला की आंखों में गर्व था। मैं जानती थी तू कर सकती है। अब तुझे शहर जाना है, कॉलेज में दाखिला लेना है। अंतिम सीन, पहला पड़ाव। उस रात घर में पहली बार हलवा बना। रोशनी कम थी पर उम्मीदें उजली थीं। सरला ने अपनी बचत की छोटी सी पोटली साक्षी के हाथ में रखी और कहा, यह सब तेरे लिए है, अब तू बस आगे बढ़ती जा, पीछे मत देखना। सरोजपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर था लखनऊ, एक बड़ा शहर, तेज रफ्तार जिंदगी और ऊंचे सपने। जब पहली बार साक्षी ने लखनऊ स्टेशन पर कदम रखा तो उसके दिल में हलचल थी। वो अकेली थी पर डर के साथ उम्मीद भी थी। हाथ में एक छोटा सा बस्ता, मां की दी हुई पोटली और दिल में कस्बे की यादें। शहर की चकाचौंध में खुद को छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन मन ही मन दोहराती रही, मैं यहां कुछ बनने आई हूं। कॉलेज जहां उसे दाखिला मिला था, लखनऊ गर्ल्स कॉलेज। नाम तो जाना पहचाना था, लेकिन यहाँ की लड़कियां, उनका पहनावा, बात करने का तरीका, सब कुछ अलग था। हॉस्टल की पहली रात। कॉलेज से मिली हॉस्टल की एक छोटी सी कोठरी में साक्षी का नया जीवन शुरू हुआ। कमरा 3 लड़कियों के साथ साझा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे और खिड़की से शहर की आवाजें आती थीं। हॉर्न, ठेले वालों की पुकार, मंदिर की आरती, सब कुछ एक साथ। पहली रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो आंखों में आंसू थे। मां की याद आ रही थी। उसने तकिए के नीचे मां की एक पुरानी तस्वीर रखी और धीरे से कहा, मां, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। कॉलेज का अनुभव। क्लासरूम में जब उसने पहली बार हाथ उठाकर एक सवाल का जवाब दिया तो कई लड़कियां उसे देखकर हंसीं। ओह, ये तो कस्बे वाली है, कितनी देसी इंग्लिश है इसकी। साक्षी ने सुना पर अनसुना कर दिया। कई बार खुद पर हंसी भी आई, पर फिर मां की आवाज कानों में गूंजती, बेटिया, सबसे बड़ा साहस होता है चुप रहकर मेहनत करना। धीरे धीरे
उसने अपनी अंग्रेजी सुधारी। लाइब्रेरी उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई। हर दिन वो 4 घंटे पढ़ती, खुद से नोट्स बनाती और पिछली बातों को भुलाने की कोशिश करती। हॉस्टल की परेशानियां। हॉस्टल का खाना बेस्वाद था, कभी रोटी जली हुई, कभी सब्जी पानी जैसी। पर साक्षी जानती थी कि ये सब भी जीवन का हिस्सा है। कई रातों को लाइट चली जाती, गर्मियों में पंखे बंद और बरसात में छत से टपकता पानी। एक दिन जब टपकते पानी में उसकी किताबें भीग गईं, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। रूममेट ने पूछा, तू रो क्यों रही है इतनी सी बात पर? साक्षी ने धीरे से कहा, मेरे लिए ये किताबें ही सबसे बड़ा खजाना है। माँ की चिट्ठियां। हर महीने सरला माँ एक चिट्ठी भेजती थीं, नीली स्याही में हाथ से लिखी हुई, हर अक्षर में ममता की खुशबू। बिटिया, हम सब ठीक हैं, तू बस अपना ध्यान रख। सिलाई का काम अब जरा कम है, पर चिंता मत कर। तेरा भाई भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ रहा है। तुझे देखकर वो भी कहता है, दीदी जैसा बनना है, तू ही हमारा सपना है। माँ। साक्षी हर बार उस चिट्ठी को चूम लेती और फिर नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाती। एक छोटी जीत। पहले सेमेस्टर में जब रिजल्ट आया तो साक्षी टॉप 3 में थी। उस दिन पहली बार उसके क्लासमेट्स ने उसे सराहा। अरे वाह साक्षी, तुम्हारी मेहनत दिख रही है यार। उस दिन साक्षी ने पहली बार शहर में थोड़ा अपनापन महसूस किया। कॉलेज का दूसरा साल साक्षी के लिए उम्मीदों से भरा था। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी। उसकी क्लास में एक प्रोफेसर थे, डॉ. राजीव मेहरा, जो रिसर्च और इनोवेशन में छात्रों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में घोषणा की, इस सेमेस्टर में आपको एक सामाजिक विषय पर प्रोजेक्ट बनाना है। जो सबसे बेहतर होगा उसे शहर के एक बड़े सम्मेलन में पेश करने का मौका मिलेगा। साक्षी का मन उछल पड़ा। उसने सोचा, यह मौका मुझे खुद को साबित करने का है। प्रोजेक्ट का विषय, कस्बों में लड़कियों की शिक्षा। उसने अपने ही कस्बे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विषय चुना। पूरे 2 हफ्ते तक वो देर रात तक जाग कर डेटा इकट्ठा करती रही। गांवों के आंकड़े, रिपोर्ट्स और अपनी माँ से फोन पर बातें करके जमीनी अनुभव लिखती रही। वो दिन और रात बस एक ही बात सोचती, ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा हुआ तो मेरी पहचान बनेगी। प्रेजेंटेशन का दिन और उम्मीदें। वो दिन आया जब छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स क्लास में प्रस्तुत करने थे। साक्षी ने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार की थी, चार्ट्स, स्लाइड्स और खुद की लिखी एक कविता के साथ। लेकिन जब उसका नंबर आया तो टेक्निकल दिक्कतों की वजह से उसकी फाइल खुली ही नहीं। वो घबरा गई। घबराहट में उसने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज कांपने लगी। स्लाइड्स के बिना बात समझ में नहीं आ रही थी। कुछ छात्र हंस पड़े। प्रोफेसर ने टोका नहीं, बस चुपचाप बैठ गए। साक्षी का मन टूट चुका था। प्रोफेसर की टिप्पणी और क्लास का रुख। प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर मेहरा ने कहा, साक्षी, तुम्हारा विषय अच्छा था, पर प्रस्तुति में तैयारी की कमी थी। इतनी मेहनत करोगी, लेकिन उसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाओगी तो काम अधूरा रह जाएगा। उसके बाद कई दिनों तक साक्षी खुद से ही नाराज रही। हॉस्टल में चुपचाप रहती, क्लास में भी जवाब नहीं देती। उसने माँ को भी झूठ बोल दिया। सब अच्छा चल रहा है, पर दिल के भीतर एक डर बैठ गया था। क्या मैं वाकई इस लायक हूं? आत्मसंदेह की गहराइयां। एक रात वह हॉस्टल की छत पर बैठी थी। तेज हवा चल रही थी और नीचे शहर की चकाचौंध थी, पर उसके मन में अंधेरा था। मैं इतनी दूर सिर्फ हारने तो नहीं आई थी। लेकिन फिर माँ की कही बात याद आई, बिटिया, हार मानना सबसे आसान होता है, पर हिम्मत से लड़ना सबसे जरूरी। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और खुद से पूछा, क्या वाकई मैं हार गई हूं? प्रोफेसर से एक मुलाकात। अगले दिन हिम्मत करके वो प्रोफेसर मेहरा के केबिन में गई। सर, मैं जानती हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, पर मैंने मेहनत बहुत की थी। मैं दोबारा कोशिश करना चाहती हूं। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहिए साक्षी। हारना कोई समस्या नहीं, पर हार मान लेना सबसे बड़ी समस्या है। कल स्टाफ रूम में दोपहर को आ जाना। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट देखना है। इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, आत्मविश्वास भी दिखाना।
साक्षी अगले दिन दोपहर में समय से पहले ही प्रोफेसर मेहरा के स्टाफ रूम के बाहर खड़ी थी। हाथ में फाइल थी, लेकिन इस बार डर नहीं, विश्वास था। जब दरवाजा खुला, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो आ गई वापस मैदान में? जी सर, साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। प्रोफेसर ने कहा, बोलो, क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? साक्षी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, इस बार बिना स्लाइड्स के। उसकी आवाज में आत्मा थी, अनुभव था। उसने मां के सिलाई मशीन की आवाज, कस्बे में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के किस्से और अपनी खुद की कहानी बयां की। आखिर में उसने वही कविता पढ़ी जो उसने प्रोजेक्ट के लिए लिखी थी। सपनों के पंख कटे हों अगर, तो क्या हुआ, उड़ान बाकी है। जहां हर ना में छुपी हो हां, वहां जीत की पहचान बाकी है। प्रोफेसर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बोला, अब तैयार हो जाओ। तुम्हें यह प्रेजेंटेशन शहर की यूनिवर्सिटी में देना है, यूथ रिसर्च कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस की तैयारी। साक्षी को भरोसा नहीं हुआ कि उसका नाम चुना गया। पहले जहां कंप्यूटर से डर लगता था, अब वह यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर खुद ही स्लाइड्स बनाना सीख रही थी। उसने प्रैक्टिस के लिए हॉस्टल की दीवार के सामने खड़े होकर कई बार खुद को सुनाया। रूममेट्स, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसकी मदद करने लगीं। एक शाम रूममेट ने कहा, तू तो वाकई दमदार निकली साक्षी, तुझसे इंस्पिरेशन मिलती है। साक्षी मुस्कुराई, पर बोली कुछ नहीं। दिल में सिर्फ एक बात थी, अब वक्त है सबको दिखाने का। प्रेजेंटेशन का दिन, कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बार। कॉन्फ्रेंस का दिन आया। बड़ी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम, सामने सैकड़ों छात्र, प्रोफेसर और मीडिया के लोग। साक्षी ने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना, मां की तस्वीर पर्स में रखी और मंच पर खड़ी हो गई। लाइट्स की चमक, माइक्रोफोन की गूंज और सबकी निगाहें। लेकिन इस बार वो नहीं डरी। उसने वही कहानी दोहराई, मां की मेहनत, कस्बे की लड़कियां और अपने सपनों की उड़ान। आखिर में फिर वही कविता पढ़ी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। सम्मान और भरोसे की वापसी। कॉन्फ्रेंस के अंत में उसे बेस्ट सोशल रिसर्च प्रेजेंटेशन का पुरस्कार मिला। एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और दिल में एक नई आवाज, मैं कर सकती हूं और करूंगी। प्रोफेसर मेहरा ने मंच से उतरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम रुको मत। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन सभी लड़कियों का है जो सपने देखने से डरती हैं। मां को फोन। उस रात उसने मां को फोन किया, मां, आज मुझे अवार्ड मिला। सरला की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन तू तो खुद एक प्रेरणा बन गई बिटिया। कॉलेज का आखिरी साल था। सभी छात्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे थे। किसी को कॉर्पोरेट जॉब चाहिए थी, कोई विदेश जाना चाहता था, लेकिन साक्षी की मंजिल एकदम साफ थी, सरकारी सेवा। मां, मैं अब सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहती हूं, उसने एक दिन फोन पर कहा। सरला चुप हो गई कुछ पल को, फिर बोली, बिल्कुल दे बिटिया, तू पढ़ाई कर, खर्चे की चिंता मत कर। नई शुरुआत, कोचिंग और फिर से संघर्ष। कॉलेज खत्म होते ही साक्षी ने लखनऊ में ही एक सिविल सेवा की कोचिंग ज्वाइन की। क्लास सुबह 7 बजे से होती और पढ़ाई देर रात तक। वह हॉस्टल छोड़ चुकी थी और अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी, एक पुरानी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर। कमरे में सिर्फ एक खाट, एक टेबल और ढेर सारी किताबें थीं। बिजली अक्सर जाती रहती थी, लेकिन साक्षी की रोशनी अब उसके इरादों से निकलती थी। समाज की बातें फिर लौट आईं। कस्बे से रिश्तेदारों के ताने भी आए, लड़की को अब नौकरी करनी चाहिए, घर बैठाओ इसे। अभी तक अफसर नहीं बनी, इतनी देर किस बात की? अब तक शादी नहीं हुई इसकी? मां हर बार जवाब देती, मेरी बेटी अफसर बनेगी, देख लेना। पहली असफलता, फिर वही अंधेरा। पहला प्रयास था यूपीएसएससी प्रीलिम्स। साक्षी ने पूरा दिल लगा दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया, नाम नहीं था। उस दिन फिर वही हॉस्टल की छत याद आई, वही आत्मसंदेह, वही अकेलापन। कमरे के कोने में बैठकर वो घंटों रोई। फिर मां का फोन आया, क्या हुआ बिटिया? मां, मैं फिर हार गई।
सरला ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ वही लोग हारते हैं जो फिर उठते नहीं। तू तो मेरी साक्षी है, तू उठेगी फिर से। तूने एक बार नहीं, हर बार खुद को साबित किया है। दूसरी कोशिश पूरे जुनून के साथ। इस बार साक्षी ने पढ़ाई का तरीका बदला। उसने समय का चार्ट बनाया, दिन के घंटे बांटे और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। सुबह 5 बजे से दिन शुरू होता और रात 11 बजे तक चलता। हर दिन एक लक्ष्य, हर हफ्ते एक टेस्ट। उसने कहा था खुद से, अब की बार सिर्फ पढ़ना नहीं है, खुद को बदलना है। अफसर बनने की सोच नहीं, अफसर जैसी सोच रखनी है। दूसरा रिजल्ट, एक सपना पूरा। 6 महीने बाद जब रिजल्ट आया, साक्षी कंप्यूटर के सामने बैठी थी। हाथ कांप रहे थे। उसने रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज, AIR 147। उसकी आंखें फटी रह गईं। कुछ पल यकीन ही नहीं हुआ। फिर वो चिल्लाई, माँ, माँ, हो गया माँ। फोन पर सरला बस रोती रही। मेरी बेटी अफसर बन गई। मेरी सिलाई से निकली बिटिया अब अफसर बन गई। ट्रेनिंग और पहली पोस्टिंग। ट्रेनिंग के दौरान जब उसे अपनी पोस्टिंग का स्थान बताया गया, जिला अधिकारी, बलिया जिला, पूर्वांचल, तो उसकी आंखें भर आईं। वो अपनी जड़ों में लौट रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ बेटी नहीं, एक जिम्मेदार अफसर बनकर। साक्षी की पहली पोस्टिंग बलिया जिले में हुई थी, लेकिन उसका दिल अपने कस्बे में ही अटका था। वहीं की संकरी गलियां, धूल उड़ाती सड़कें और वो पुराने सरकारी स्कूल जहां उसने कभी किताबों के लिए तरसते हुए पढ़ाई की थी। कुछ महीनों की नौकरी के बाद उसने एक दिन माँ से कहा, माँ, अब वक्त है उस कर्ज को चुकाने का जो इस मिट्टी ने मुझ पर चढ़ाया है। सरला समझ गई, बेटी अब कुछ बड़ा करना चाहती है। एक नई सोच, साक्षी सशक्त केंद्र। साक्षी ने अपने कस्बे में एक निजी शिक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया, सिर्फ लड़कियों के लिए। नाम रखा गया साक्षी सशक्त केंद्र। यह एक ऐसा स्थान था जहां न केवल पढ़ाई होती थी, बल्कि सपने बोए जाते थे। वो जानती थी यह आसान नहीं होगा। समाज का विरोध। जैसे ही इस योजना की खबर फैली, फिर वही पुरानी आवाजें लौट आईं। लड़कियों को इतना पढ़ाने से क्या होगा, शादी की उम्र निकल जाएगी, अफसर होकर भी ये लड़की तो पगला गई है। पर साक्षी अब चुप रहने वालों में नहीं थी। उसने एक जनसभा में सबके सामने माइक पर कहा, अगर मेरी माँ मुझे सिलाई मशीन से पढ़ा सकती है, तो मैं भी हर लड़की को पढ़ने का मौका दूंगी, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज बदलता है। केंद्र की शुरुआत, चुनौतियां और बदलाव। शुरुआत में सिर्फ 8 लड़कियां आईं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि वहां सिर्फ किताबें नहीं, आत्मविश्वास भी सिखाया जाता है, तो संख्या बढ़ने लगी। केंद्र में मुफ्त कोचिंग दी जाती थी, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा सिखाई जाती थी, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और हर महीने एक सपनों की दीवार सजाई जाती थी, जहां लड़कियां अपने सपनों को चित्र और शब्दों में लिखती थीं। एक दिन एक लड़की ने लिखा, मैं भी अफसर बनना चाहती हूं, साक्षी दीदी की तरह। साक्षी ने पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। सरकारी सहयोग और मां की खुशी। अब जिला प्रशासन भी उसके इस प्रयास में सहयोग करने लगा। उसे बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। मां को पहली बार मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सरला ने उस दिन कहा, मैंने सुई धागे से घर चलाया था, पर मेरी बेटी ने पूरे कस्बे को जगाया है। अंतिम दृश्य, प्रेरणा का विस्तार। अब हर सुबह जब साक्षी केंद्र में आती है, तो छोटी छोटी बच्चियां दौड़कर उसे साक्षी दीदी कहकर घेर लेती हैं। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आप अफसर क्यों बनी? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब कोई तुम्हें कम समझे, तो तुम्हें खुद को इतना ऊपर उठाना होता है कि सारी दुनिया देखे, और फिर दूसरों को भी उड़ना सिखाना होता है। समाप्ति। एक संदेश। साक्षी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखती है। हर मां की कहानी है जो बच्चों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती है, और हर उस इंसान की कहानी है
जो संघर्ष के बाद भी हार नहीं मानता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां साक्षी जैसी बेटियां हों, वहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।